नमस्कार, करंट न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है नील। इस सेगमेंट में हम उन खास और ज़रूरी खबरों की चर्चा करते हैं जो आपकी परीक्षा के लिहाज से या जानकारी के लिहाज से बेहद अहम साबित हो सकती हैं। ये बीते हफ्ते की वो बड़ी खबरें होती हैं जिनके इर्द गिर्द आपकी परीक्षा के सवाल बनाए जा सकते हैं। आइए सबसे पहले हेडलाइंस पर डालते हैं नजर। संविधान पीठ के पास गया समलैंगिक विवाह मामला। केंद्र सरकार ने कानूनी मान्यता पर जताया था विरोध। जैविक पुरुष और महिला के बीच विवाह को बताया सही। ऑस्कर अवार्ड्स में भारत ने मारी बाजी। नाटू नाटू गाने और द एलिफेंट्स विस्परर्स शॉर्ट फिल्म ने जीता अवार्ड। 1929 में हुई थी इस अवार्ड की शुरुआत। मल्टीपल इंडिकेटर्स सर्वे पर आधारित रिपोर्ट हुई जारी। शिक्षा, रोजगार सहित कई बिंदुओं पर आंकड़े हैं शामिल। देश की पेयजल उपलब्धता में सुधार का दावा। IREDA को मिला IFC दर्जा। नवीकरणीय परियोजनाओं के लिए फंड जुटाना है मकसद। 1987 में किया गया था स्थापित। और LDC पर आधारित 5वां संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन हुआ समाप्त। दोहा राजनीतिक घोषणा पत्र हुआ जारी। कतर में हुआ था आयोजन। अब खबरें विस्तार से। हाल ही में केंद्र सरकार ने समलैंगिक विवाहों को कानूनी मान्यता देने से जुड़ी याचिकाओं पर विरोध जताया। तर्क दिया कि भारतीय कानून और पर्सनल लॉ में विवाह केवल एक जैविक पुरुष और जैविक महिला के बीच विवाह को संदर्भित करता है। ऐसे में इस मामले में न्यायपालिका का हस्तक्षेप पर्सनल लॉ और स्वीकृत सामाजिक मूल्यों के बीच असंतुलन पैदा करेगा। केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे में यह भी कहा कि समान लिंग के व्यक्तियों के पार्टनर्स के रूप में साथ रहने और यौन संबंध रखने की भारतीय परिवार की इकाई की अवधारणा के साथ तुलना नहीं की जा सकती है। इसके अलावा आईपीसी की धारा 377 के तहत समलैंगिकता को वैध किए जाने के बावजूद याचिकाकर्ता देश के कानूनों के तहत समलैंगिक विवाह के लिए मौलिक अधिकार का दावा नहीं कर सकते। केंद्र का यह भी मानना है कि समलैंगिक विवाहों को कानूनी मान्यता देने से गोद लेने, तलाक, भरण पोषण, विरासत आदि मुद्दों से जुड़ी बहुत सारी जटिलताएं पैदा होने की आशंका है, क्योंकि इन मामलों से संबंधित प्रावधान एक पुरुष और एक महिला के बीच विवाह पर आधारित हैं। ऐसे में इन प्रावधानों को समान सेक्स विवाह में व्यावहारिक बनाना असंभव है। केंद्र सरकार ने शीर्ष अदालत से इस मुद्दे को संसद पर छोड़ देने का भी आग्रह किया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को संवैधानिक पीठ को सौंप दिया। भारत में समलैंगिक अधिकारों की मांग नाज इंडिया फाउंडेशन द्वारा पहली बार की गई थी। 2009 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने समलैंगिक प्रेम संबंधों को आपराधिक कृत्य की श्रेणी से बाहर कर दिया था। बाद में मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां इसे संवैधानिक पीठ को सौंप दिया गया। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने अपने निर्णय में दो वयस्कों के संबंध को निजी मानकर आईपीसी धारा 377 के समलैंगिकता वाले प्रावधान को गैर अपराधीकृत करार दिया था। हाल ही में 95वें ऑस्कर अवार्ड्स की घोषणा की गई है। इसमें भारत की 2 फिल्मों ने बाजी मारी। दक्षिण भारतीय सिनेमा की RRR फिल्म के नाटू नाटू गाने और एक शॉर्ट फिल्म द एलिफेंट विस्परर्स ने ऑस्कर जीता है। इसमें नाटू नाटू गाने को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग से नवाजा गया, तो द एलिफेंट विस्परर्स को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का खिताब मिला है। इस श्रेणी में ऑस्कर जीतने वाली द एलिफेंट विस्परर्स पहली भारतीय फिल्म है। गौरतलब है कि साल 1982 में भानु अथैया ने भारत के लिए पहला ऑस्कर जीता था। अथैया को ये अवार्ड बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन कैटेगरी में दिया गया था। इसके बाद साल 1992 में सत्यजीत रे को लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए मानद ऑस्कर से सम्मानित किया गया था। ये सम्मान उन्हें विश्व सिनेमा में अभूतपूर्व योगदान के लिए दिया गया था। इसके अलावा साल 2009 में भारत की स्लमडॉग मिलियनेयर फिल्म ने ऑस्कर अवार्ड्स में धूम मचा दी थी। उस समय इसके खाते में अलग अलग कैटेगरी से कुल 8 अवार्ड्स आए थे। इसमें बॉलीवुड के दिग्गज गायक AR रहमान को स्लमडॉग मिलियनेयर के जय हो गाने के लिए ऑस्कर अवार्ड मिला था, तो रोसुल पुकुट्टी ने इस फिल्म में बेस्ट साउंड मिक्सिंग कैटेगरी में ऑस्कर जीता था। वहीं गुलजार ने जय हो गाने को लिखने के लिए AR रहमान के साथ बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए ऑस्कर साझा किया था। बता दें कि ऑस्कर अवार्ड वैश्विक स्तर पर एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है। इसके माध्यम से फिल्म उद्योग में कलात्मक और तकनीकी योग्यता वाले व्यक्तियों को पहचानने का काम किया जाता है।
इसे हर साल अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा प्रदान किया जाता है। इसे 1927 में स्थापित किया गया था, लेकिन इसके वितरण की शुरुआत पहली बार साल 1929 में हुई थी। इसके अंतर्गत विजेताओं को एक सोने की परत वाली ट्रॉफी दी जाती है। इस ट्रॉफी को आमतौर पर ऑस्कर कहा जाता है। ऑस्कर अवार्ड्स का कार्यक्रम कैलिफोर्निया के लॉस एंजल्स में डॉल्बी थिएटर में आयोजित किया जाता है। यह अवार्ड 24 कैटेगरीज या श्रेणियों में दिया जाता है। गौरतलब है कि इसका वास्तविक नाम अकेडमी अवार्ड है, जबकि ऑस्कर इसका उपनाम है। इसी महीने की 13 और 14 तारीख को भारत के सबसे बड़े युवा शिखर सम्मेलन का आयोजन दिल्ली के विज्ञान भवन में किया गया। इसे राष्ट्रीय युवा सम्मेलन नाम दिया गया। इस 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन स्मार्ट शहर मिशन, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, युवा कार्यक्रम के विभाग और राष्ट्रीय शहरी कार्य संस्थान द्वारा किया गया। राष्ट्रीय युवा सम्मेलन का आयोजन भारत के G20 अध्यक्षता के तत्वावधान में किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय शहरों को युवाओं के रहने और उनका पोषण करने के लिए एक बेहतर जगह बनाना है, ताकि युवा इन शहरों से जुड़ सकें। असल में बीते कुछ वर्षों में रोजगार और बेहतर जीवन की तलाश में युवाओं का तेजी से पलायन शहरों की ओर बढ़ा है। केंद्र सरकार के मुताबिक 2047 तक शहरी आबादी के 53% तक हो जाने की उम्मीद है। इससे हमारी शहरी आबादी लगभग 400 मिलियन से अधिक हो जाएगी। इसलिए सरकार शहरीकरण प्रक्रिया को अच्छी तरह से प्रबंधित करना चाहती है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय युवा सम्मेलन का आयोजन अर्बन 20 और यूथ 20 समूहों के साथ संरेखित किया गया है। यानी इस सम्मेलन में अर्बन 20 और यूथ 20 के सदस्यों ने भी हिस्सा लिया। अर्बन 20 G20 के कार्य समूहों में से एक प्रमुख कार्य समूह है। ये कार्य समूह G20 देशों के शहरों के लिए जलवायु परिवर्तन, सामाजिक समावेश, निरंतर गतिशीलता, किफायती आवास और शहरी बुनियादी ढांचे के वित्त पोषण के साथ साथ शहरी विकास के अहम मुद्दों पर चर्चा की सुविधा के लिए एक मंच प्रदान करता है। इसके अलावा विकास के वृद्धि केंद्रों के रूप में शहरों के महत्व को ध्यान में रखते हुए अर्बन 20 वैश्विक मंचों पर शहरों का आकर्षण बढ़ाने का प्रयास करता है। वहीं G20 के सभी सदस्य देशों के लिए युवाओं के बीच संवाद कायम करने हेतु यूथ 20 एक आधिकारिक परामर्श मंच है। आपको बता दें कि यूथ 20 की पहली बैठक का आयोजन वर्ष 2010 में किया गया था। यूथ 20 युवाओं को भविष्य के अगुवा के रूप में वैश्विक मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने, विचारों का आदान प्रदान करने और आम सहमति तक पहुंचने के लिए प्रोत्साहित करता है। हाल ही में मल्टीपल इंडिकेटर्स सर्वे पर आधारित एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई। रिपोर्ट नेशनल सैंपल सर्वे द्वारा जारी की गई। रिपोर्ट में लोगों की शिक्षा, रोजगार, घर, ऊर्जा और शौचालय सहित कई बिंदुओं को कवर किया गया। सर्वे का मकसद सतत विकास लक्ष्यों के प्रमुख राष्ट्रीय संकेतकों के संबंध में जानकारी एकत्र करना है। इस सर्वे में देश भर के लगभग 3 लाख परिवारों को शामिल किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक वर्तमान में देश की 95% से अधिक ग्रामीण और लगभग 97% शहरी आबादी को पीने के लिए साफ पानी मिल रहा है। ग्रामीण इलाकों में लगभग 56% और शहरी इलाकों में लगभग 76% लोग घरेलू परिसर में पेयजल के उन्नत स्रोतों का प्रयोग कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक लोगों को खाना पकाने के लिए ऊर्जा के प्राथमिक स्रोत के रूप में स्वच्छ ईंधन की तरफ रुझान बढ़ा है। आंकड़ों के मुताबिक ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 49.8% और शहरी क्षेत्रों में लगभग 92% परिवार खाना पकाने के लिए स्वच्छ ईंधन का उपयोग करते हैं। रिपोर्ट में नागरिकों के कर्ज में होने का भी जिक्र किया गया है। इसके मुताबिक 18 साल और उससे अधिक आयु के 1 लाख लोगों में से ग्रामीण क्षेत्रों में 16,000 और शहरी क्षेत्रों में 15,000 लोग सर्वे के समय किसी न किसी वित्तीय संस्था के कर्ज से ग्रसित थे। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 26.8% और शहरी क्षेत्रों में लगभग 34.6 व्यक्तियों का वर्तमान निवास अंतिम निवास से अलग था। रोजगार को प्रवास का मुख्य कारण बताया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 38.7% और शहरी क्षेत्रों में लगभग 56% पुरुषों ने रोजगार की तलाश में प्रवास किया। रिपोर्ट के मुताबिक 15 से 29 वर्ष की आयु के लोगों में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में क्रमशः 33 और 39.4% व्यक्तियों ने सर्वेक्षण से पहले 12 महीनों का औपचारिक और गैर औपचारिक शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त किया था। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में क्रमशः 11.2 और 7.2% परिवारों ने 31 मार्च 2014 के बाद आवासीय उद्देश्य के लिए नया घर या फ्लैट खरीदा या बनाया है। गौरतलब है कि नेशनल सैंपल सर्वे का कार्य NSO यानी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा किया जाता है। वर्तमान में ये केंद्र सरकार के सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत काम करता है। बीते दिनों SIPRI यानी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की है।
ये रिपोर्ट वैश्विक स्तर पर हथियारों के आयात और निर्यात पर आधारित है। इसमें भारत के संदर्भ में चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक भारत अभी भी दुनिया में हथियारों का सबसे बड़ा आयातक देश बना हुआ है। हालांकि साल 2013 से लेकर साल 2022 के बीच भारत के हथियार खरीद में लगभग 11% की कमी दर्ज की गई है। इस कमी का कारण जटिल खरीद प्रक्रिया, आत्मनिर्भर भारत पहल, मेक इन इंडिया कार्यक्रम आदि को बताया गया है। रिपोर्ट को देखने से पता चलता है कि साल 2018 से 22 के दौरान हथियारों के 5 सबसे बड़े आयातक देश क्रमशः भारत, सऊदी अरब, कतर, ऑस्ट्रेलिया और चीन थे। वहीं 5 सबसे बड़े निर्यातक देश अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन और जर्मनी रहे। रिपोर्ट के मुताबिक इसी दौरान पाकिस्तान के हथियार खरीद में 14% की वृद्धि दर्ज की गई और चीन इसका मुख्य आपूर्तिकर्ता था। आगे इसमें बताया गया कि साल 2013 से 17 और साल 2018 से 22 के दौरान फ्रांस के हथियारों के निर्यात में 44% की वृद्धि दर्ज की गई है। खास बात यह है कि इसमें से ज़्यादातर निर्यात एशिया और ओशनिया देशों को किए गए। वहीं साल 2018 से 22 के दौरान फ्रांस के कुल हथियार निर्यात का 30% केवल भारत को किया गया। नतीजतन फ्रांस रूस के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता देश बन गया है। इसके पहले भारत को हथियार आपूर्ति के मामले में रूस के बाद अमेरिका का स्थान आता था। इस रिपोर्ट में फ्रांस के वैश्विक बाजार में वृद्धि का एक बड़ा कारण रूस यूक्रेन युद्ध को बताया गया है, क्योंकि इसके चलते रूस द्वारा किए जाने वाले हथियार निर्यात में कमी आई है। गौरतलब है कि सिप्री यानी SIPRI एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है जो युद्ध, आयुध, हथियार नियंत्रण और निशस्त्रीकरण के क्षेत्र में कार्य करता है। इसकी स्थापना साल 1966 में स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में की गई थी। बीते दिनों INCB यानी इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित की है। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 5 सालों में भारत में मादक पदार्थों की जब्ती में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इसके पीछे मादक पदार्थों के संबंध में बनाए गए सख्त नियम और सरकारी एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय को कारण बताया गया है। रिपोर्ट में भारत को चेतावनी दी गई है कि सिंथेटिक दवाओं की वैश्विक मांग बढ़ रही है। क्योंकि भारत के फार्मास्यूटिकल उत्पाद की मांग वैश्विक स्तर पर अधिक है, इसलिए अवैध निर्माण और तस्करी संगठनों से उसकी वैश्विक गतिविधियों में इजाफा हो सकता है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि मादक पदार्थों की तस्करी के लिए समुद्री मार्ग के उपयोग में इजाफा हुआ है। इस तरह के लेन देन के लिए डार्कनेट का प्रयोग किया जाता है। असल में डार्कनेट इंटरनेट का वो इनक्रिप्टेड रूप है जिस पर होने वाले लेन देन का पता लगाना बहुत कठिन होता है। आमतौर पर क्रिप्टो करेंसी में इस प्रकार का लेन देन किया जाता है। रिपोर्ट ने भारत के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा है कि भारत में 10 से 75 वर्ष की आयु के लगभग 23 मिलियन लोग किसी न किसी रूप में नशे की दवाओं का उपभोग करते हैं। इसमें हेरोइन और दर्द निवारक फार्मास्यूटिकल ओपियोइड की खपत सबसे ज़्यादा है। रिपोर्ट का कहना है कि भारत में करीब 80 लाख लोग ओपियोइड के उपयोग के चलते विभिन्न डिसऑर्डर्स से जूझ रहे हैं। असल में फार्मास्यूटिकल ओपियोइड आमतौर पर दर्द निवारण के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवाएं हैं। वर्तमान में ऐसी कई दवाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबंधित किया जा चुका है। INCB संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय ड्रग नियंत्रण सम्मेलनों के कार्यान्वयन के लिए स्वतंत्र और अर्ध न्यायिक निगरानी निकाय है। इसकी स्थापना साल 1968 में की गई थी। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने IREDA यानी भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी को इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का दर्जा दिया है। इससे पहले IREDA को निवेश और क्रेडिट कंपनी के रूप में वर्गीकृत किया गया था। जानकारों के मुताबिक इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का स्टेटस पाने के बाद IREDA इस क्षेत्र में ज़्यादा जोखिम लेने में सक्षम होगा। साथ ही कंपनी को फंड जुटाने के लिए व्यापक निवेश आधार बनाने में मदद मिलेगी। बता दें कि IFC यानी इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी ऐसी परियोजनाओं के वित्त पोषण का काम करती है जो अवसंरचना निर्माण से संबंधित होती हैं। इसमें परिवहन, ऊर्जा, पेयजल और स्वच्छता, संचार, सामाजिक अवसंरचना से जुड़ी परियोजनाएं शामिल होती हैं। इन कंपनियों को अपने नेटवर्थ का 75% अवसंरचना से संबंधित परियोजनाओं में निवेश करना अनिवार्य होता है। IFC का दर्जा पाने के लिए कंपनी की न्यूनतम नेटवर्थ 300 करोड़ रुपए होनी चाहिए। इसके अलावा कंपनी का CRAR 15% और टियर 1 पूंजी 10% होनी चाहिए। गौरतलब है कि CRAR एक बैंक की पूंजी का उसकी जोखिम भारित संपत्ति और वर्तमान देनदारियों का अनुपात होता है। इसका उपयोग जमाकर्ताओं को सुरक्षित रखने और वैश्विक वित्तीय प्रणालियों की दक्षता और स्थिरता बनाए रखने के लिए किया जाता है। साथ ही ये भी बता दें कि
IREDA भारत सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अधीन एक मिनी रत्न कंपनी है। ये नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से संबंधित परियोजनाओं के लिए वित्त पोषण का कार्य करती है। इसे साल 1987 में कंपनी अधिनियम 1956 के तहत सार्वजनिक वित्तीय संस्थान के रूप में स्थापित किया गया था। गौरतलब है कि अभी हाल ही में IREDA को विश्व बैंक द्वारा 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण प्रदान किया गया है। ये ऋण सोलर पार्कों के आंतरिक बुनियादी ढांचों के विकास के लिए दिया गया है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा MSME कॉम्पिटिटिव लीन योजना शुरू की गई है। इसका मकसद सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों के लिए वैश्विक प्रतिस्पर्धा हेतु रोड मैप तैयार करना है। साथ ही MSME उत्पादों की गुणवत्ता, उत्पादकता और प्रदर्शन में सुधार कर इसे वैश्विक बाजार के मुताबिक बनाना है। इस योजना की खास बात यह है कि इसमें सरकार का मुख्य फोकस लीन मैन्युफैक्चरिंग पर है। योजना के तहत MSME बेसिक, इंटरमीडिएट और एडवांस लीन स्तरों को प्राप्त करने के लिए सलाहकारों के दिशा निर्देश में 5S, काइजन, कानबन, विजुअल वर्कप्लेस, पोका योका आदि मैन्युफैक्चरिंग उपायों को लागू किया जाएगा। इसके अलावा सरकार MSMEs का समर्थन करने के लिए हैंड होल्डिंग और कंसल्टेंसी फीस में 90% का योगदान करेंगी। योजना में पूर्वोत्तर राज्यों के ऐसे MSME जो स्फूर्ति कल्चर का हिस्सा होने के साथ महिलाओं, SC, ST के स्वामित्व में हैं, उन्हें 5% का अतिरिक्त वित्तीय योगदान देने का प्रावधान है। सभी स्तरों को पूरा करने के बाद उद्योग संघों और OEM यानी ओवरऑल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग संगठनों के साथ पंजीकरण कराने वाले MSME को 5% का अतिरिक्त योगदान प्राप्त होगा। इस सुविधा का उद्देश्य उद्योग संघों और OEM से जुड़े आपूर्ति श्रृंखला विक्रेताओं को कार्यक्रम में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। दरअसल लीन मैन्युफैक्चरिंग या लीन उत्पादन का एक तरीका है। आमतौर पर इसके लिए लीन शब्द का उपयोग किया जाता है। इसके तहत प्रोडक्ट को तैयार करते समय उन प्रोसेसेस को हटा दिया जाता है जिनसे समय और लागत में वृद्धि होती है। वर्तमान में लीन मैन्युफैक्चरिंग का प्रयोग छोटी से लेकर बड़ी कंपनियां कर रही हैं। बता दें कि अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां सप्लायर्स और ग्राहक के उत्पाद से जुड़ी मांग का सही अनुमान नहीं लगा पाती हैं, यानी प्रतिक्रिया समय या वेस्ट प्रोसेस को कम नहीं कर पाती हैं, तो कंपनी का लाभ कम या पूरी तरह समाप्त हो सकता है। हाल ही में ITEC यानी भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग ने एक ऑनलाइन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम लॉन्च किया है। इसे इमर्सिंग विद इंडियन थॉट्स एंड इंडिया इमर्शन प्रोग्राम नाम दिया गया है। इस पाठ्यक्रम को IIM यानी भारतीय प्रबंधन संस्थान कोकीछोड़ द्वारा संचालित किया जाएगा। खबरों की माने तो इसमें अफगानिस्तान के तालिबान सरकार के सदस्यों ने भी भाग लिया है। इसके अलावा थाईलैंड और मलेशिया जैसे देशों के अधिकारी भी शामिल हुए। गौरतलब है कि भारत ने अभी तक तालिबान सरकार को मान्यता नहीं दी है। हालांकि पिछले साल जून में भारत ने अफगानिस्तान में अपना दूतावास फिर से खोल दिया था। ITEC की वेबसाइट के मुताबिक ये पूरी तरह से एक ऑनलाइन कोर्स था। ये 14 से 17 मार्च तक चला। इसके मकसद के बारे में ITEC का कहना है कि भारत की विशिष्टता इसके विविधता में एकता में निहित है, जो दूसरे देशों के लिए एक जटिल जगह की तरह लगती है। इसलिए ये पाठ्यक्रम अस्पष्टता को दूर करने में सहायक सिद्ध होगा। साथ ही ये विदेशी अधिकारियों को भारत के कारोबारी माहौल की गहरी समझ प्रदान करने में मदद करेगा। इसके माध्यम से प्रतिभागी भारत के आर्थिक वातावरण, नियामक पारिस्थितिकी तंत्र और भारतीय नेतृत्व की अंतर्दृष्टि को समझ सकते हैं। इसके अलावा ये भारत की सामाजिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, सांस्कृतिक विरासत, कानूनी और पर्यावरणीय परिदृश्य, उपभोक्ता मानसिकता और व्यावसायिक जोखिमों के बारे में अनुभव करने और सीखने का अवसर प्रदान करता है। बता दें कि ITEC भारत सरकार का एक अग्रणी क्षमता निर्माण मंच है। इसकी स्थापना साल 1964 में की गई थी। ये अंतर्राष्ट्रीय क्षमता निर्माण के लिए भारत की सबसे पुरानी संस्थागत व्यवस्थाओं में से एक है। इसका काम भागीदार देशों में क्षमता निर्माण परियोजनाओं को क्रियान्वित करना है। ये हर महीने विभिन्न ज्ञान भागीदारों के माध्यम से कई पाठ्यक्रम प्रदान करता है। इसमें से कुछ पाठ्यक्रम केवल एक ही देश के लिए तैयार किए जाते हैं। इसने नागरिक और रक्षा क्षेत्र में 160 से ज़्यादा देशों के करीब 2 लाख से ज़्यादा अधिकारियों को प्रशिक्षित किया है। इसे भारतीय विदेश मंत्रालय के डेवलपमेंट पार्टनरशिप एडमिनिस्ट्रेशन 2 डिवीजन द्वारा प्रशासित किया जाता है। हाल ही में अल्प विकसित देशों पर 5वां संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन संपन्न हुआ है। ये सम्मेलन कतर में आयोजित किया गया था। इसे संभावना से समृद्धि तक विषय के तहत आयोजित किया गया था। सम्मेलन की खास बात यह रही कि इसमें दोहा राजनीतिक घोषणा को अपनाया गया है। गौरतलब है कि दोहा राजनीतिक घोषणा DPOA यानी दोहा प्रोग्राम ऑफ एक्शन को लागू करने पर केंद्रित है। वहीं दोहा प्रोग्राम ऑफ एक्शन 10 वर्षों के लिए अपनाई गई एक कार्य योजना है।
इसका मकसद 46 सबसे कमजोर देशों के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित अनिवार्य सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करना है। दरअसल एलडीसीज यानी लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज उन देशों को कहा जाता है जो अपेक्षाकृत अल्प विकसित हैं। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा दुनिया भर में 46 देशों को एलडीसीज के रूप में चिन्हित किया गया है। इसमें अफ्रीका के 33 और एशिया के 9 देश शामिल हैं। ये देश आर्थिक और पर्यावरणीय क्षति या झटके के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हैं। साथ ही इनके पास मानव संपत्ति का निम्न स्तर है। इन देशों में आवश्यक सेवाएं प्रदान करने के लिए अपर्याप्त तरलता होती है। साथ ही ये उच्च ऋण लागत की चुनौती का भी सामना करते हैं। यही वजह है कि ये देश विकसित और विकासशील देशों की तुलना में प्राकृतिक या वैश्विक समस्या जैसे कोरोना महामारी, जलवायु संकट आदि से ज्यादा प्रभावित होते हैं। हाल ही में डीसीजीआई यानी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने एक महत्वपूर्ण दवा प्रशियन ब्लू इंसॉल्युबल फॉर्मुलेशंस के विनिर्माण और विपणन हेतु मंजूरी दी है। भारत में इस दवा को बनाने और बेचने का अधिकार हिमाचल प्रदेश के बद्दी में स्थित स्कॉट एडल फार्माशिया लिमिटेड और अहमदाबाद की स्कैंट लाइफ साइंस एलएलपी को मिला है। ये दवा भारत में प्रूडे कॉर्प टीएम तथा प्रूडे कॉर्प एमजी नाम से उपलब्ध होगी। इस दवा को डीआरडीओ की दिल्ली स्थित प्रयोगशाला इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइड साइंसेज द्वारा विकसित किया गया है। इसे रेडियोलॉजिकल और परमाणु आपात स्थितियों में प्रयोग किए जाने के लिए विकसित किया गया है। इसे सीजियम और थैलियम के परिशोधन हेतु प्रयोग किया जाएगा। बता दें कि यह दवा डब्ल्यूएचओ के रेडियोलॉजिकल तथा परमाणु आपात स्थितियों के लिए सूचीबद्ध महत्वपूर्ण दवाओं में से एक है। इसमें वे दवाएं शामिल हैं या तो जो विकिरण के संपर्क को रोकती हैं या फिर उसे कम करती हैं या फिर इससे होने वाले जख्मों का इलाज करती है। गौरतलब है कि कैंसर के इलाज के दौरान रेडियोलॉजिकल और परमाणु आपात के उपयोग की स्थिति में विकिरण का खतरा अधिक हो जाता है। इसके चलते रोगी का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है और मृत्यु भी हो सकती है। डब्ल्यूएचओ के अनुसार वर्तमान में अभी भी ऐसे कई देश हैं जहां विकिरण आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयारियों के स्तर पर कमी मौजूद है। प्रशियन ब्लू इंसॉल्युबल फॉर्मुलेशंस में अघुलनशील फेरिक हेक्सासाइनोफेरेट होता है। प्रौद्योगिकी विकास कोष की स्थापना मेक इन इंडिया पहल के तहत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ाने के लिए की गई थी। ये डीआरडीओ द्वारा निष्पादित रक्षा मंत्रालय का एक प्रमुख कार्यक्रम है जो तीनों सेवाओं, रक्षा उत्पादन और डीआरडीओ की जरूरतों को पूरा करता है। हाल ही में सीएमएफआरआई यानी केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान ने समुद्री मत्स्य पालन और उससे होने वाले CO2 उत्सर्जन के संदर्भ में कई तथ्य पेश किए। इनके मुताबिक भारत में समुद्री मत्स्य पालन ने 2016 में 1 किलोग्राम मछली का उत्पादन करने के लिए 1.32 टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन किया, जो 2 टन के वैश्विक औसत से कम है। इस अनुमान में समुद्री मत्स्य पालन की संपूर्ण प्रक्रिया के दौरान होने वाले CO2 उत्सर्जन शामिल हैं। इसमें नावों के निर्माण से लेकर खुदरा स्तर की गतिविधियों को कवर किया गया है। विशेषज्ञों के मुताबिक मत्स्य पालन क्षेत्र का 90% से अधिक ईंधन मछली पकड़ने हेतु उपयोग किया जाता है। इसके चलते ये क्षेत्र सालाना 5 मिलियन किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में योगदान देता है। समुद्री मत्स्य पालन क्षेत्र के मशीनीकरण से देश का कार्बन उत्सर्जन 16.3% है। सीएमएफआरआई के मुताबिक भारतीय समुद्री मत्स्य पालन क्षेत्र का कार्बन फुटप्रिंट अन्य देशों की तुलना में बहुत कम है। इसका कारण इस क्षेत्र का मानव बल पर अत्यधिक निर्भर होना है। गौरतलब है कि 1950 के दशक के अंत में भारत में बड़ी मशीनीकृत मछली पकड़ने वाली नावों के प्रयोग की शुरुआत हुई थी। वर्तमान में इन नावों का आकार और उनकी संख्या में इजाफा हुआ है। लिहाजा जीवाश्म ईंधन पर मछली पकड़ने के क्षेत्र की निर्भरता ने जलवायु परिवर्तन से संबंधित चिंताओं को भी उजागर किया है। सीएमएफआरआई का कहना है कि कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए मछली पकड़ने के इको फ्रेंडली तरीकों की खोज हो रही है। इसमें ईंधन के उपयोग को अनुकूलित करना, ईंधन की बर्बादी को कम करना आदि शामिल है। इसके अलावा सीएमएफआरआई देश के तटीय जिलों में संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करने के लिए एक तटीय जलवायु जोखिम एटलस भी लॉन्च करने की योजना बना रहा है। खबरों के बाद अब बुलेटिन से जुड़े 5 सवालों पर डालते हैं एक नजर। इस बुलेटिन पर आधारित 5 प्रश्न इस प्रकार हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, समलैंगिक संबंधों को भारत में कानूनी अधिकार प्राप्त है लेकिन मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं है। और कथन 2, आईपीसी की धारा 377 में समलैंगिकता से संबंधित प्रावधान है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही हैं। ऑप्शन है ए केवल 1, बी केवल 2, सी केवल 1 एवं 2 या फिर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
1. हाल ही में आरबीआई ने इरेडा को इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का दर्जा दिया। 2. पहले इरेडा निवेश और क्रेडिट कंपनी के रूप में सूचीबद्ध थी। और 3. आईएफसी का दर्जा पाने के लिए किसी भी कंपनी की न्यूनतम नेटवर्थ 300 करोड़ रुपए होना अनिवार्य है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? ए केवल 1 एवं 2, बी केवल 2 एवं 3, सी केवल 1 एवं 3 या फिर डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिप्री की हालिया रिपोर्ट से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. वर्तमान में भारत दुनिया में हथियारों का सबसे बड़ा आयातक देश है। 2. वर्ष 2013 से 2022 के बीच भारत के हथियार खरीद में लगभग 11% की कमी दर्ज की गई है। और कथन 3. सिप्री की स्थापना वर्ष 1966 में स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में की गई थी। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है या सही नहीं है। ए केवल 1, बी केवल 1 एवं 2, सी केवल 2 एवं 3 या फिर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला सवाल, 95वें ऑस्कर अवार्ड से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, इसमें नाटू नाटू गाने को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड प्रदान किया गया। कथन 2, भारत के लिए पहला ऑस्कर वर्ष 1982 में भानु अथैया ने जीता था। और कथन 3, ऑस्कर अवार्ड का वास्तविक नाम एकेडमी अवार्ड्स है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है या सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 1 एवं 2, सी केवल 1 एवं 3 या फिर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। 5वां और अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग ने ऑनलाइन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम इमर्सिंग विद इंडियन थॉट्स एंड इंडिया इमर्शन प्रोग्राम लॉन्च किया है। और कथन 2, इस पाठ्यक्रम का संचालन भारतीय प्रबंधन संस्थान कोझिकोड द्वारा किया जाएगा। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही नहीं है या सही नहीं है। ए केवल 1, बी केवल 2, सी केवल 1 एवं 2 या फिर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सवालों का जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.drishtis.com। साथ ही दृष्टि आईएएस के हिंदी अंग्रेजी यूट्यूब चैनल और दृष्टि पीसीएस यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेकिन चलते चलते डालते हैं कुछ छोटी मगर ज़रूरी खबरों पर नज़र। हाल ही में भारत और सिंगापुर की सेनाओं के बीच एक द्विपक्षीय अभ्यास संपन्न हुआ है। इस अभ्यास को बोल्ड कुरुक्षेत्र नाम दिया गया। इसका आयोजन भारत के जोधपुर मिलिट्री स्टेशन में किया गया है। युद्धाभ्यास श्रृंखला का यह 13वां संस्करण था। इसमें पहली बार दोनों देशों की सेनाओं ने एक कमांड पोस्ट अभ्यास में भाग लिया, जिसमें बटालियन और ब्रिगेड स्तर की योजना बनाने वाली इकाइयां और कंप्यूटर वॉर गेमिंग शामिल थी। इस अभ्यास में 42वीं बटालियन सिंगापुर आर्म्ड रेजिमेंट और भारतीय सेना की एक आर्म्ड ब्रिगेड के सैनिकों ने भाग लिया। इस अभ्यास का मकसद उभरते हुए खतरों और उभरती प्रौद्योगिकियों के वातावरण में मैकेनाइज्ड युद्ध की आम समझ को बढ़ावा देना था। साथ ही एक जॉइंट कमांड पोस्ट के माध्यम से नियंत्रित संयुक्त अभियान और सामरिक प्रक्रियाओं का उपयोग करके कंप्यूटर सिमुलेशन आधारित वॉर गेम के माध्यम से अंतर संचालन क्षमता विकसित करना था। हाल ही में BIS यानी भारतीय मानक ब्यूरो ने मानकों के माध्यम से विज्ञान सीखो श्रृंखला का शुभारंभ किया। BIS के मुताबिक इस विशेष पहल के तहत वैज्ञानिक अवधारणाओं, सिद्धांतों और नियमों का उपयोग करके पाठ्य योजनाओं की श्रृंखला तैयार की गई है। इसके माध्यम से विद्यार्थियों को संबंधित भारतीय मानकों में बताए गए विभिन्न उत्पादों की गुणवत्ता, विशेषताओं के निर्माण, कार्यप्रणाली और परीक्षण के बारे में बताया जाएगा। इसमें दैनिक जीवन में उपयोग किए जाने वाले उत्पादों से संबंधित विषयों को शामिल किया गया है। इन पाठ्य योजनाओं को BIS की वेबसाइट पर भी होस्ट किया जाएगा। हाल ही में अटल इनोवेशन मिशन ने ATL सारथी की शुरुआत की। इसे ATL यानी अटल टिंकरिंग लैब्स के बढ़ते इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए विकसित किया गया है। आधिकारिक सूचना के मुताबिक ये एक व्यापक स्वनिगरानी ढांचा है। दरअसल नीति आयोग अटल इनोवेशन मिशन के तहत देश भर के स्कूलों में अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाओं की स्थापना कर रहा है। इसका उद्देश्य युवा मन में जिज्ञासा, रचनात्मकता और कल्पना को बढ़ावा देना है। इस तरह ATL एक ऐसा कार्यक्षेत्र है जहां युवा दिमाग अपने विचारों को हैंड्स ऑन टू इट योरसेल्फ मोड के माध्यम से आकार दे सकते हैं। साथ ही वो नवाचार कौशल भी सीख सकते हैं। गौरतलब है कि अटल इनोवेशन का मकसद भारत में युवा इनोवेटर्स को बढ़ावा देना है। बीते दिनों बहुपक्षीय युद्धाभ्यास ला पेरोस 2023 का आयोजन किया गया। इसमें रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना, फ्रांसीसी नौसेना, भारतीय नौसेना, जापानी मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स, रॉयल नेवी और यूनाइटेड स्टेट्स नेवी ने भाग लिया। आपको बता दें कि ये एक द्विवार्षिक युद्धाभ्यास है। इसे फ्रांसीसी नौसेना द्वारा आयोजित किया जाता है। इसका मकसद समुद्री क्षेत्र में जागरूकता बढ़ाना और हिंद प्रशांत क्षेत्र में भाग लेने वाली नौसेनाओं के बीच समुद्री समन्वय को अधिकतम करना है। इसमें सतही युद्ध, वायु रक्षा अभ्यास, क्रॉस डेक लैंडिंग और रणनीतिक युद्धाभ्यास आदि को शामिल किया जाता है। हाल ही में दुनिया के सबसे खुशहाल देशों में शामिल भूटान अब अल्प विकसित देश की कैटेगरी से बाहर हो गया है।
संयुक्त राष्ट्र के अल्पविकसित देशों की सूची से बाहर निकलने वाला भूटान 7वां देश बन गया है। ये उपलब्धि भूटान द्वारा देश की अर्थव्यवस्था को विकसित करने के लिए उठाए गए कदमों का परिणाम है। दरअसल भूटान की अर्थव्यवस्था में पिछले 20 वर्षों में 8 गुना की वृद्धि हुई है। आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र किसी देश को इस श्रेणी में रखने के लिए 3 मानदंडों की शर्त रखता है। पहली, 3 साल तक प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय औसतन $1230 की सीमा से नीचे होनी चाहिए। दूसरी ये कि वो देश पोषण, शिक्षा आदि मानकों पर खराब प्रदर्शन करता हो, और तीसरा ये कि देश आर्थिक रूप से संवेदनशील हो। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी किए गए दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए भारत की जीडीपी 7% तक बढ़ सकती है। आपको बता दें कि दिसंबर 2022 में भारतीय रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए जीडीपी वृद्धि का अनुमान घटाकर 6.8% कर दिया था। इसके अलावा मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए आर्थिक वृद्धि के अनुमान को संशोधित कर 9.1% जारी किया। इसके पहले मई 2022 में अनुमान 8.5% जारी किया गया था। बीते कुछ दिनों से पश्चिम बंगाल में एडिनो वायरस से संक्रमण के बढ़ते मामले चिंता का विषय बन गए हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि इस वायरस की चपेट में आने से 6 बच्चों समेत 19 लोगों की मौत हो गई है। इसका संक्रमण एडिनो वायरस संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने, हाथ मिलाने और यहाँ तक कि मलमूत्र से भी फैल सकता है। संक्रमित बच्चों के डायपर को अगर खुली जगह पर फेंक दिया जाता है तो उससे भी संक्रमण फैलने की आशंका रहती है। सर्दी, खांसी, सिरदर्द और बुखार संक्रमण के प्रमुख लक्षण हैं। डॉक्टरों का मानना है कि मास्क पहनने और स्वच्छता का ध्यान रखकर इस संक्रमण से बचा जा सकता है। उधर सिकल सेल एनीमिया रोग के उन्मूलन के लिए भारतीय स्वास्थ्य मंत्रालय इस रोग से ग्रसित लोगों की स्क्रीनिंग कर रहा है। इस स्क्रीनिंग का मुख्य उद्देश्य इस रोग से ग्रसित 2 लोगों को विवाह करने से रोकना है, ताकि इस रोग के प्रसार में कमी आ सके। वर्ष 2047 तक इस रोग को पूरी तरह से समाप्त करने का लक्ष्य है। दरअसल सिकल सेल एनीमिया एक आनुवंशिक रोग है जिसमें व्यक्ति की आरबीसीज का आकार सिकल या हंसिए के आकार का हो जाता है और उनकी ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता कम हो जाती है। हाल ही में वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए अनुमानों के अनुसार फरवरी में भारत का माल निर्यात 8.8% घटकर $33.88 बिलियन का हो गया। पिछले 3 महीनों में ये दूसरी बार है जब भारत में निर्यात में कमी आई है। अगर आयात की बात की जाए तो वो पिछले साल की तुलना में 8.2% घटकर $51.31 बिलियन का हो गया है। इसकी वजह से भारत का माल व्यापार घाटा साल 2021-22 के पहले 11 महीनों की तुलना में 43.5% बढ़ गया है। हमारी टीम कोशिश करती है कि आपको दी गई खबरों में एक भी गलती ना हो, लेकिन यदि किसी सोर्स या ह्यूमन एरर की वजह से ऐसी गलती हो जाती है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उस गलती को सुधार कर पिन कर दिया जाता है और यह आपको कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर दिखाई देता है।